Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने शो परिचय में। दोस्तों, ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर, क्या आपको पता है इसका मतलब क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स बोला जाता है अफगानिस्तान को, और ऐसा क्यों बोला जाता है इसके लिए मैं आपको वक्त में थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। अफगानिस्तान की ज्योग्राफिक लोकेशन ही कुछ ऐसी है कि हमेशा बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने इसे जीतने का प्रयास किया है, लेकिन कोई भी इस प्रयास में पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाया। ब्रिटिश सल्तनत ने 1838 में लगभग 100 साल तक अफगानिस्तान को जीतने का प्रयास किया, मगर इसके उन्हें बहुत ही विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़े। 1879 में आखिरकार ब्रिटिश हुकूमत को समझ में आ ही गया कि वह सीधे सीधे अफगानिस्तान को काबू नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक पपेट रेजीम को वहाँ इंस्टॉल कर दिया। 1919 में अफगानिस्तान आज़ाद हो गया और वहाँ एक सल्तनत स्थापित हो गई, जिसको मोनार्की भी बोलते हैं, जिसमें एक किंग या कोई सुल्तान उस कंट्री को रूल करता है। इसके बाद भी अफगानिस्तान में अंदरूनी उठापटक चलती रहती है और आखिरकार 1979 में वहाँ एंट्री होती है सोवियत यूनियन की, जिसको हम उस टाइम पे यूएसएसआर बोलते थे। अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने मिलकर विद्रोहियों को मदद की ताकि वह सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान पर कब्जा करने से रोक सके। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर मुजाहिदीनों को पैसे और हथियार देकर मदद की। इस दौरान कुछ अरब लोग भी सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद करने के लिए अफगानिस्तान आ गए, जिन्हें कि अरब अफगान भी कहा जाता है। इसमें ओसामा बिन लादेन भी शामिल था। आखिरकार 1989 में सोवियत यूनियन भी अफगानिस्तान छोड़कर चला गया। ब्रिटिश हुकूमत की तरह सोवियत यूनियन भी अफगानिस्तान को काबू करने में नाकाम रहा। इसके बाद अप्रैल 1992 को मुजाहिदीनों ने अफगानिस्तान की लगाम अपने हाथों में ले ली और इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान का गठन किया, और अफगानिस्तान में एक और गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। अफगानिस्तान में बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स होते थे और उनका देश के अलग अलग हिस्सों पर कंट्रोल था। अब उन्होंने आपस में लड़ाई शुरू कर दी थी। यह पिछले 40 सालों का वह वक्त था जब हिंसा और क्रूरता अपने चरम पर थी। इससे पहले की लड़ाइयों में काबुल लड़ाई से बचता आया था, पर इस बार वह इस जंग का ग्राउंड जीरो बन चुका था। नागरिकों के ऊपर अत्याचार और क्रूरता अपने चरम पर थी और लगभग 25,000 नागरिक इस टकराव की भेंट चढ़ गए थे, और इसी वजह से तालिबान भी पैदा हुआ। दोस्तों, अक्टूबर 1994 में एक मुजाहिदीन मुल्ला मोहम्मद उमर, जो एक पाकिस्तानी मदरसे में पढ़ाता था, पाकिस्तान से कंधार वापस आ गया। उसने पश्तून तालिबान मूवमेंट की शुरुआत करी। उसके फॉलोअर्स रिलीजियस स्टूडेंट्स थे, जिनको कि तालिब कहा जाता था, और उनका उद्देश्य था बहुत कड़ाई के साथ शरिया कानून को स्थापित करना और वॉरलॉर्ड्स को ख़त्म करना। उस समय देश में हो रहे खून खराबे और बर्बरता की वजह से तालिबान का जन्म हुआ था। नवंबर 1994 तक तालिबान ने कंधार के ऊपर कब्जा कर लिया और वहाँ की सरकार में शामिल होने के अनुरोध को भी ठुकरा दिया। आखिरकार मार्च 1995 में वह काबुल में दाखिल हो गए। शुरुआती जीत के बाद तालिबान को कुछ हार का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन क्योंकि तालिबान को पाकिस्तान का मिलिट्री सपोर्ट और सऊदी अरेबिया से पैसे का सपोर्ट मिला हुआ था, तो आखिरकार 27 सितंबर 1996 को तालिबान ने काबुल पर भी कब्जा कर लिया और इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान का गठन किया। इसके साथ ही बाकी सभी वॉरलॉर्ड्स ने एक गठबंधन करके नॉर्दर्न अलायंस का गठन किया, जिसको अहमद शाह मसूद लीड कर रहा था, और तालिबान के साथ अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल को लेकर एक नई लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में बर्बरता का एक और दौर शुरू हो गया। तालिबान ने लोगों को, खासकर शिया हजरास को मारना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि 1994 से 1999 के बीच लगभग 1 लाख पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली और तालिबान के लिए लड़े, और इस तरह से 2001 तक 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया और नॉर्दर्न अलायंस एक छोटे से हिस्से में सिमट कर रह गया। 1996 में ओसामा बिन लादेन को सूडान छोड़ना पड़ा और वह अफगानिस्तान में आ गया। 80 के दौर में सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए उसने अलकायदा का गठन तो कर ही दिया था। ओसामा बिन लादेन मुल्ला उमर के काफ़ी करीब आ गया और उसने ईस्टर्न अफगानिस्तान में अलकायदा के ऑपरेशन और ट्रेनिंग कैंप्स शुरू कर दिए। क्योंकि उसे तालिबान का सपोर्ट था, संरक्षण प्राप्त था, तो वह खुलकर अफगानिस्तान में जिहादियों का रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और बाकी के जिहादी ग्रुप से कोऑर्डिनेशन भी करने लगा था। साथ ही वो हथियार भी वहाँ मंगवाने लगा था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20,000 जिहादियों की ट्रेनिंग 9/11 की घटना से पहले उन ट्रेनिंग कैंप्स में हो चुकी थी। क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन में अलकायदा या तालिबान के खिलाफ अमेरिका की कोई क्लियर पॉलिसी नहीं थी। उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका के काफ़ी करीब था, यहाँ तक कि अमेरिका अहमद शाह मसूद, जो अकेला तालिबान से संघर्ष कर रहा था, उसको भी तालिबान के आगे समर्पण करने के लिए बोल रहा था। इस दौरान अमेरिका ने मसूद की कोई मदद भी नहीं की थी।
ऐसे में कुछ ऐसा हुआ जिससे अचानक सब कुछ बदल गया। 7 अगस्त 1998 को 2 अफ्रीकी शहरों तंजानिया और नायरोबी में एक साथ अमेरिकी एम्बेसीज के ऊपर बम धमाके हुए। इसमें करीब 200 लोग मारे गए और यह धमाके अलकायदा द्वारा किए गए थे। इस वजह से अमेरिका में तालिबान और अलकायदा के विरुद्ध एक पॉलिसी शिफ्ट आ गया था। 2001 में बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने तालिबान और अलकायदा के खिलाफ मसूद को मदद देनी शुरू कर दी थी। अमेरिका ने तालिबान से ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को देने की मांग की और जब तालिबान ने इसे नहीं माना तो अमेरिका ने ठान लिया था कि किसी भी तरीके से तालिबान और अलकायदा को उखाड़ फेंकना है। 9 सितंबर 2001 को 2 घटनाएं हुई। पहली घटना तो हम सबको पता ही है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला किया गया था, जिसमें कि ओसामा बिन लादेन का ही हाथ था। इसके अलावा उसी दिन अहमद शाह मसूद, जो कि अकेला वारलॉर्ड बचा था जो तालिबान के साथ संघर्ष कर रहा था, उसकी भी हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि इसमें भी ओसामा बिन लादेन का ही हाथ था, क्योंकि 9 सितंबर की आतंकवादी घटना की वजह से तालिबान के ऊपर बहुत दबाव था, तो उस दबाव को कम करने और तालिबान को खुश करने के लिए उसने ऐसा किया था। यह सब तो मैंने आपको बताया अफगानिस्तान की हिस्ट्री के बारे में कि कब कब क्या क्या हुआ था। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना सब आपको क्यों बता रहा हूँ, आज के दिन की ऐसी क्या हिस्टोरिक रेलिवेंस है। तो दोस्तों, 9/11 की घटना के बाद अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान के ऊपर हमला बोल दिया था। यह तो हम सबको ही पता है, पर एक ऐसी बात है जो शायद आप सबको ना पता हो, और वह यह है कि आज ही के दिन यानी कि 1 मार्च 2002 को अमेरिका ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन एनाकोंडा की शुरुआत की थी। ऑपरेशन एनाकोंडा एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन था जिसे कि CIA की पैरामिलिट्री ऑफिसर्स ने अंजाम दिया था और उनका उद्देश्य तालिबान को ख़त्म करने का था। यह दिसंबर 2001 में तोरा बोरा की लड़ाई के बाद पहला एक लार्ज स्केल ऑपरेशन था, जिसमें कि बहुत बड़ी संख्या में US फोर्सेज सीधी लड़ाई में भाग ले रही थी। और जैसा कि आप सबको पता ही है, पिछले साल आपने न्यूज़ चैनलों में ये देखा होगा, अखबारों में ये सब पढ़ा होगा कि 20 साल के बाद अमेरिका भी अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया और 15 अगस्त 2021 में तालिबान का फिर से अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा स्थापित हो गया। मज़े की बात तो यह है दोस्तों कि तालिबान और अलकायदा को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई की थी और यही तालिबान अब फिर से पहले से भी ज़्यादा मजबूती से अफगानिस्तान के ऊपर काबिज़ है। जहाँ तक अलकायदा की बात है तो वह भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कमज़ोर ही सही, पर अफगानिस्तान में वह अभी भी मौजूद है। दोस्तों, इसलिए अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स कहा जाता है। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो और मेरा उद्देश्य था आपको अफगानिस्तान में चल रहे घटनाक्रमों के बारे में बताना और कुछ ऐसी चीज़ों को भी बताना जो आपको शायद पता ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो कल फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आप सबसे मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।